नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं किसान आंदोलन पर। 1 साल से अधिक समय हो गया किसान आंदोलन को चलते हुए। सरकार ने तीनों कानून वापस लिए। अब जो निर्णय हुआ है कि किसान जो आंदोलन कर रहे थे वो घर लौट रहे हैं और 11 दिसंबर तक वो घर लौट जाएंगे। कह सकते हैं कि आप घर लौट चलें। 1 साल में बहुत कुछ खोया, लेकिन पाया ये कि कानून वापस हो गए और इसके साथ ही 11 दिसंबर से दिल्ली बॉर्डर पर बैठे किसान वापस घर चले जाएंगे। किसानों ने कहा कि फिलहाल हम ये आंदोलन स्थगित कर रहे हैं और सरकार ने जो वादे किए उस पर नजर रखेंगे। आंदोलन को अभी खत्म नहीं किया गया। एक सुर ये भी है, संयुक्त किसान मोर्चा ने कहा है कि ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हर महीने वो बैठक में समीक्षा करेंगे कि सरकार ने जो वादे किए थे उस पर वो कितना काम कर रही है। 15 जनवरी को संयुक्त किसान मोर्चा की एक बैठक और होगी। अगर सरकार अपने वादों से दाएं बाएं होती है तो आंदोलन फिर शुरू हो सकता है। इस बात का निर्णय भी लिया जाएगा। 15 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान किया था और बाद में ये कहा था कि वो संसद में औपचारिक रूप से इसको वापस भी लेंगे। किसानों ने 6 मांगों की एक चिट्ठी भी सरकार को लिखी है और उसके बाद उन्होंने आंदोलन को स्थगित करने का फैसला लिया है। तो कुल मिलाकर महत्वपूर्ण मुद्दा है। 1 साल से किसान आंदोलित थे, उद्वेलित थे और वो दिल्ली बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे थे। कई तरह के चरण आए इसमें। ट्रैक्टर आंदोलन भी हुआ और इसके बाद बहुत सारे किसानों की जान भी गई। ये बहुत सारी चीज़ें थी जिस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी तो अच्छी खबर ये कि किसानों ने वापसी का फैसला किया है। इस मुद्दे पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी। और इस पूरे मामले में ये भी आपको बता दें कि विभिन्न सरकारों ने, विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज ने इस आंदोलन को पर्दे के पीछे से समर्थन भी किया था। उसमें कांग्रेस भी शामिल थी, समाजवादी पार्टी भी शामिल थी और वामपंथी दल भी शामिल थे। तो कुल मिलाकर ये समझा जा रहा था कि ये आंदोलन विपक्षियों का आंदोलन भी होने वाला है, लेकिन चेहरा किसान थे और पीछे से लोकतंत्र को बढ़ाने के लिए, ताकत को बढ़ाने के लिए बाकी पार्टियां भी इनको समर्थन दे रही थी। उसमें पंजाब, हरियाणा और यूपी से लगे कुछ इलाके भी थे जहां से किसान आंदोलन को समर्थन मिल रहा था। बीजेपी ने इस आंदोलन पर बहुत आरोप लगाए, खालिस्तानियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। ये भी कहा कि यह आंदोलन आतंकवादियों की इसमें घुसपैठ हो गई है। तो बहुत सारे इस तरह की बातें भी इसमें हुई कि गुंडा तत्व आ गए हैं। तो कह सकते हैं कि आंदोलन को खत्म करने के लिए जो भी सरकारें साम दाम दंड पे काम करती वो सब इसमें अपनाए गए थे, लेकिन किसानों के इस आंदोलन की मजबूती की वजह से सरकार को अपने कदम पीछे खींचने पड़े और जिस कानून को वो वापसी की बात कर रही थी, कहा था कि हम संशोधन तो कर सकते हैं लेकिन वापस नहीं लेंगे, किसानों की मजबूती से आंदोलन वापस हुआ, किसानों की मजबूती से कानून वापस हुआ और अब आंदोलन भी वापस हुआ किसानों के वादे के मुताबिक। तो हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार संदीप पौराणिक जी और टेलीफोन लाइन पर हैं किसान कांग्रेस के अध्यक्ष केदार शंकर सिरोही, जिन्होंने आंदोलन में बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था मध्य प्रदेश की तरफ से, और सामाजिक सरोकार और ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े रमेश सिंह भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। चर्चा को मैं शुरू करूंगा केदार शंकर जी आपसे ही। खुशी का दिन है, पहले भी आया था जब पीएम ने कहा था कि हम कानून वापस ले रहे हैं, फिर दूसरा खुशी का मौका था कि जब सरकार ने संसद में भी इन कानूनों को वापस दिया। अब तीसरा मौका सबके खुश होने का है कि किसान घर वापसी का फैसला कर रहे हैं। अलग बात है कि वो 15 जनवरी को फिर से इस पर मिलेंगे, बैठेंगे कि सरकार ने जो निर्णय किए थे वो उस पर अमल कर रही कि नहीं कर रही। लेकिन अभी आपकी राय किसानों के घर वापसी पर, केदार जी। देखिए, ये आज सबके लिए खुशी की बात है
हमारे लिए है, उपभोक्ता के लिए है, देश का लोकतंत्र मानने वालों के लिए है, मीडिया वालों के लिए है, प्रशासन के लिए है और भारत की जो राजनीति कर रहे हैं उनके लिए। यही हमारे देश की ब्यूटी है, यही हमारे लोकतंत्र की सच्ची ताकत है और यही हम आगे बढ़ाना चाहिए कि जहां पर अगर स्टेक होल्डर को जो जिसके लिए योजना बनाई जा रही है, नियम बनाए जा रहे हैं और वो उसको कोई तकलीफ हो तो वो मुखर तरीके से आवाज उठाए और सरकार उससे डायलॉग करके एक जो सही रास्ता हो वो निकाले। आज पूरे देश में खुशी का माहौल है, किसानों की बड़ी जीत है और किसानों ने ये बता दिया है कि भारत का जो सिद्धांत है अहिंसा परमो धर्म, इस रास्ते पर चलकर हम अच्छे से अच्छी जीत को हासिल कर सकते हैं। आप देखिए कि एक साल के लंबे पड़ाव पर इतनी लाखों की तादाद में किसान आए, शांति के साथ में अपनी बात रखी, तर्कों के साथ में अपनी बात रखी, लंबा संघर्ष चला पर अंततः जीत हुई और आज इस जीत के हर व्यक्ति आज भागीदार है, इसलिए पूरा देश आज खुश है, सब लोग खुश हैं। चलिए, तो कह सकते हैं किसानों की ये दूसरी दिवाली है। पहले तो वो हाँ मानेंगे ये दिवाली है जी बिल्कुल। अब तो हम तो आज ये कह रहे हैं कि ये तो आज की जो मतलब ये लोकतंत्र का जो एग्जाम्पल है, जो ये जीत है और जिस तरीके से आज घर वापसी का अनाउंस हुआ है, इतिहास में भविष्य में पढ़ाया जाएगा कि जो बड़े आंदोलन विश्व के हुए थे, जैसे हम लोग रूस का पढ़ते हैं, दूसरी जगह का पढ़ते हैं, अलग जगह की जो क्रांति की बातें हुई थी, ये भारत का भी एक जो ये क्रांति है, ये हमारे लिए कह सकते हैं कि आजादी के बाद कोई किसानों का बड़ा आंदोलन था जो इतने लंबे समय तक चलकर सफल हुआ, सरकार को पीछे हटना पड़ा और किसानों की बातों को मानना पड़ा। जी, ये पीछे हटना पड़ा। दूसरा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अहमदाबाद के जो लोग हैं, मतलब शिक्षा के क्षेत्र में इस आंदोलन का चलाना रहना, व्यवस्था के ऊपर मैनेजमेंट, जो प्रबंधन का, जो गांव के किसान ने जो प्रबंधन दिखाया, जो सक्षमता दिखाई, जो शालीनता दिखाई, उसके ऊपर अध्ययन हो रहा। इससे बड़ी चीज और क्या हो सकती है हमारे लिए। बिल्कुल। चलिए, मैं लौटूंगा आपके पास। रमेश सिंह जी, किसान अंततः घर लौट रहे हैं, ये सुखद क्षण है। सरकार ने उनकी मांगे मान ली, ये और भी अच्छी बात थी, लेकिन सबसे अच्छी बात यह रही कि अब वो घर वापस जा रहे हैं। एक साल से जो डटे हुए थे, घर लौटेंगे, अपने घर की दाल रोटी खाएंगे और उस सूचना को साथ में लेके जा रहे हैं जिस बात को लेकर वो आंदोलन करने आए थे। ये ऐसे मौके बहुत कम आते हैं कि आप जिस मुद्दे पर आंदोलन करें उसमें सफल होकर आप उन्हीं मुद्दों को लेकर आप घर लौटें। तो ये सुखद क्षण को आप किस ढंग से देखते हैं? किसानों की भी जीत है ये, मुझे लगता है कि ये सरकार की भी जीत है और ये पूरे देश की जीत है। जी रमेश जी। राघवेंद्र जी, मैं किसान की हैसियत से मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूँ। आज तक, आजादी के बाद से आज तक भारत की सत्ता के सामने भारत की जो अर्थव्यवस्था है उसके जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो फ्रंट पे रहते थे और किसान की हालत उस बच्चे की तरह थी जो अनाथ बच्चा होता है ना, अनाथ आश्रम से ले आते, उसकी तरह थी। उसकी कोई पूछ नहीं थी, ना उसकी मांगों पे कोई ध्यान देता था। हर आप देखिए मूल्य सूचकांक बढ़ते हैं, मूल्य सूचकांक बढ़ने के साथ साथ हर चीज के भाव बढ़ जाते हैं, लेकिन किसान की चीजों के भाव कभी नहीं बढ़ते थे उस अनुपात में। किसान की हालत बहुत बेतहासा दयनीय रही है। लेकिन सबसे खुशी की बात यह है कि इस एक साल के आंदोलन, हालांकि ये बहुत किसानों के लिए भी, लेकिन इस साल के आंदोलन में सबसे अच्छी बात यह है कि अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण स्टॉक होल्डर बनकर और सरकार और सत्ता और लोकतंत्र में फ्रंट पे आया है, ये सबसे बड़ी बात है। नंबर 2, भारत का सबसे लंबा शांतिपूर्ण आंदोलन बना है और इसकी धमक भारत के लोकतंत्र में और भारत की सत्ता पे हमेशा रहेगी। चाहे सत्ता पक्ष का किसान हो चाहे विपक्ष का किसान हो, उसको इस बात का गर्व होगा कि उसकी बातें अब सुनी जा रही है, क्योंकि कोई भी सरकार अब ये हिम्मत नहीं कर पाएगी कि किसानों को बड़े हल्के में लेके और उनके आंदोलन को तोड़ दे या उनके कुछ कर दे। तो उससे इससे सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि सरकार किसानों की मांगें मानने के मामले में ज्यादा सतर्क रहेंगी। अभी तक क्या होता था, उद्योगपति अपनी बात वित्त मंत्रालय में बैठते थे, प्रधानमंत्री के पास बैठते थे और अपनी मांगें मनवा के और चले जाते थे। किसान की कोई कभी किसान को तो एक पटवारी तक नहीं पूछता। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि भारत राजनीति में और भारत की सत्ता में इतनी धमक होगी किसान की कि किसान की मांगों को सुना जाएगा और संवेदनशीलता के साथ
उन पर विचार किया जाएगा। ये सबसे बड़ी खुशी की बात है। और मैं कहता हूं कि ये जो साल भर ये चला है, ये इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि यही है। बिल्कुल। और इसमें सबसे खास बात है कि पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के एक इलाके के लोगों ने किसान आंदोलन के बहाने पूरे देश को ये दिखा दिया कि अगर हम सब एक हो जाएं, किसान एक हो जाएं, तो जिस तरह से उद्योगपति अपनी मंशा के मुताबिक सरकार से नीतियां बनवाते हैं, किसान अगर एकत्रित हो गया तो वो किसी को नुकसान पहुंचाया ना पहुंचा, लेकिन अपने भले की नीतियां वो सरकार से बनवा सकता है। मैं केदार जी के पास लौटूंगा, पहले हम आ रहा हूं संदीप जी के पास। केदार जी, एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं कि जो एमएसपी की बात थी उस पर क्या चीज निकल कर आई, ये भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। ये मैं सवाल छोड़ रहा हूं, लेकिन संदीप जी, यहां तीन कानून के वापसी की बात थी, न्यूनतम उपज मूल्य की बात थी, बिक्री मूल्य की बात थी, एमएसपी की बात जो हम कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं किसानों को ताकत देगी, क्योंकि सरकार और जो उसके चलाने वाले हैं वो इस बात में उलझाते थे कि किसान तो बहुत सारे खाद्यान्न पैदा करता है, बहुत सारी जिन्स पैदा करता है, हम किस किस का एमएसपी मूल्य करेंगे। तो जब हर चीज़ का लागत मूल्य तय होता है तो किसान की उपज का लागत मूल्य तय क्यों नहीं होना चाहिए, और उसको अधिकतम ना हो लेकिन न्यूनतम मूल्य तो फिक्स हो। अगर उससे कम पे खरीदी होती है तो फिर कम पर खरीदी करने वालों को खिलाफ सरकार कानूनी कार्रवाई भी करे। इन मुद्दों पर सरकार थोड़ा सा बैकफुट पर जा रही थी, आपकी इसमें क्या राय है? राघवेंद्र जी, सबसे पहले तो यह कि यह देश के लोकतंत्र की जीत है, क्योंकि ये देश अहिंसक आंदोलनों का समर्थक रहा है। और ये किसानों का आंदोलन आप ये देखिए उस दौर में हुआ है जब दुनिया में हथियारों की होड़ लगी है, हिंसक तरीके अपनाए जा रहे हैं, दूसरे को जीतने के लिए हथियारों का प्रयोग किया जा रहा है। हिंदुस्तान में ये अहिंसक आंदोलन ने दुनिया को तो संदेश दिया है कि अहिंसा से हम बड़ी बड़ी लड़ाइयां जीत सकते हैं और अपनी बात मनवा सकते हैं। जहां तक आपने बात कही, ये बात सही है कि फैक्ट्री में उत्पादित होने वाली चीज का तो मैक्सिमम कीमत होती है, किसान तो न्यूनतम मांग रहा है। अगर ये सरकार किसानों की वाकई में मदद करती है, यूं कहें कि एमएसपी को लागू कर देती है सब पे, जो वादे किए गए हैं कि कमेटी बनाएंगे और तमाम चीज करेंगे, तो किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। ये एक ऐसा मौका है सरकार के पास, मुझे लगता है कि किसानों को अगर आर्थिक तौर पर आप सबल बनाएंगे तो देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी और हमारे देश की भी ताकत बढ़ेगी। और एक ये आंदोलन का जो समापन है, इसकी बात चल रही है कि अहिंसक आंदोलन वाकई में दुनिया का बड़ा आंदोलन था और इसमें किसी की हार किसी की जीत नहीं हुई है राघवेंद्र जी, ये कुल मिलाकर के देश की जीत हुई है। वो जनता जो 80% है हमारे यहाँ की, वो अपनी मांग कर रही थी, उस वर्ग के प्रतिनिधि मांग कर रहे थे और सरकार ने भले ही देर से माना लेकिन मान लिया। ये सुखद संदेश है देश के लिए, मुझे बिल्कुल। केदार जी, न्यूनतम समर्थन मूल्य, ये सबसे बड़ा मुद्दा है 3 कानून की वापसी के बाद, क्योंकि अगर सरकार किसानों की लागत ज़्यादा आती अपने उत्पाद में और उसको बाजार में कम मूल्य मिलता है तो ये किसानों के लिए घाटे का सौदा तो है ही है, हर साल आत्महत्या करने का सौदा भी है। अगर आप 2 पैसे लगा रहे हैं और आपको 1 रुपये मिल रहा है तो कितना किसान घाटा बर्दाश्त करेगा, और हर साल ये कैसे संभव है? अगर स्कूटर का टायर, साइकिल के टायर का भी एमएसपी तय होता है, एमआरपी तय होती है, तो फिर किसान के गेहूं, चावल, दाल, मक्का, कोदो, कुटकी, ये सब जो चीज़ें होती हैं, ज्वार, बाजरा, इनका न्यूनतम मूल्य क्यों तय नहीं होना चाहिए? सरकार पैरामीटर फिक्स कर ले कि इतनी लागत तो आती है, सरकार के पास बड़े बड़े विद्वान लोग हैं, अगर उनको समझ में नहीं आता तो किसान बता देगा कि भाई हमको प्रति एकड़ इतनी लागत आती है गेहूं में, ज्वार में, कुटकी में, बाजरा में, तो उसके हिसाब से तय कर ले। मुझे लगता है कि देश की कृषि जो है अब ठीक रास्ते पर जाने की तैयारी कर रही है। हम कह सकते हैं कि किसान सही ट्रैक पर है, सही रनवे पर है, और यहां से अगर वो टेक ऑफ करेगा तो फिर किसान जो है वो ऊंचाइयों तक जाएगा और फिर देश भी ऊंचाइयों तक जाएगा। आपकी राय? जी बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा और आज बहुत अच्छा पैनल है, पुराणिक साहब है, चौहान साहब हैं, आप लोग हैं, सब लोग पॉजिटिव और किसान के हमेशा वेलफेयर की बात करने वाले हैं। हम देश के बात कर रहे हैं, ये देश के हित में है। जब आप हम लोग 4 या 5% जो लोग हैं उन लोगों की जब सैलरी बढ़ाने की बात करते हैं, तो जब सैलरी बढ़ती है, इंक्रीमेंट लगता है, 7वां 8वां वेतन आयोग, तो सबसे अच्छी बात की जाती है कि इससे बाजार में फ्लो बनेगा, बाजार में लोगों के पास पैसा आएगा, जीडीपी में ग्रोथ होगी। जीडीपी का ग्रोथ मतलब देश की ग्रोथ है। अगर यही फ्लो एमएसपी के माध्यम से अगर 70% 80% लोगों के पास अगर एमएसपी के माध्यम से आएगा, तो आप देखिए भारत जो 5 ट्रिलियन का हम लोग सपना देखते हैं, जो 5 ट्रिलियन का हम लोग बात कर रहे हैं,
5 ट्रिलियन आज की तारीख में जो वर्तमान मैकेनिज्म है, इसके आधार पर हम लोग कवर नहीं कर पाएंगे। परंतु जिस दिन एमएसपी मिल गया, आप नोट कर लीजिएगा सर ये बात, जिस दिन किसानों को एमएसपी मिल गया, उस दिन हम 5 ट्रिलियन का जो इकोनॉमी है वो बन जाएंगे। और विश्व बाजार में जो भारत की धमक होगी, जो आर्थिक रूप से जो भारत की मजबूती होगी, वो किसी की नहीं होगी और बड़ी सस्टेनेबल मजबूती हमारे देश को आएगी। और जो हमारा देश जो है वो अलग तासीर का देश है। हमारा देश प्रोफेशनल तरीके का नहीं, भावनात्मक देश है, धार्मिक देश है, सब लोगों को सुख संपन्नता की देश है। हम वो लोग हैं जो विश्व कल्याण की बात करने वाले लोग हैं। अगर एमएसपी मिलेगी तो हमारा नीचे से ऊपर तक का जो तबका है, वासुदेव कुटुंबम की जो बात करते हैं, सारे परिवार के लोग हमारे खुश होंगे। गांव का गरीब, मजदूर, छोटा काम करने वाला, बड़ा काम करने वाला, हर जगह एक खुशहाली आएगी, रौनक आएगी। क्योंकि 80% जो लोग हैं उनकी जेब में पैसा आएगा तो वो खर्च करेंगे, और खर्च करेंगे तो ये देश के लिए अच्छा रहेगा। बिल्कुल। रमेश सिंह जी, जैसा कि केदार जी बोल रहे हैं कि अगर सिर्फ 3-4% कर्मचारियों के पास पैसा आता है बोनस का, या उनको वेतनमान बढ़ते हैं, तो देश में लोग कहते हैं कि मार्केट में पैसा आएगा तो इकोनॉमी स्ट्रांग होगी। लेकिन अगर 80% किसान के पास पैसा आएगा, मैं सिर्फ इसमें केदार जी की बात में एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा कि जब देश का मानसून अच्छा होता है, सिर्फ ये अनुमान लगाते हैं कि इस बार बारिश अच्छी होगी, तो मार्केट लहला उठता है, खिल उठता है, खिलखिलाता है बाजार। लेकिन जैसे ये खबर आती है कि इस बार थोड़ा सूखे की संभावना है, तो बाजार में मायूसी छा जाती है। सिर्फ खबर पर अगर सच में किसान की जेब में पैसा आ जाए, तो आप देखिए कि सराफा बाजार खिल जाता है, कपड़ा मार्केट खिल जाता है, ऑटोमोबाइल्स में एक तरह से बाहर आ जाती है, लोग ट्रैक्टर उठाते हैं, 4 व्हीलर उठते हैं, 2 व्हीलर्स उठते हैं। तो कहीं ना कहीं किसानों के साथ साथ देश की जीडीपी जो 5 ट्रिलियन की बात कर रहे हैं, इससे बहुत ऊपर जा सकती है, क्योंकि 80% के पास जब पैसा आएगा तो सच में देश बदल जाएगा। आपकी राय? राघवेंद्र जी, मैं बड़ा प्रैक्टिकल उदाहरण दे रहा हूँ आपको कि जब धान की फसल आती है और जब तक बिकती नहीं है, तो भोपाल जाता हूँ तो भोपाल के मार्केट सूने रहते। फसल बिक जाती है, फसल के अच्छे दाम, 4000 जब धान बिकी थी तो भोपाल के मार्केटों में बाहर अगरबत्तियों की खुशबू आती थी जी। सोयाबीन की फसल आती थी, अच्छी फसल आती थी, तो हमारे भोपाल के मार्केटों की बाहर अलग देखने को मिलती थी। और जब फसलें में व्यापारी मतलब हाथ धर के बैठे रहते थे, तो किसान के पास पैसा आता है। आप तो बड़े किसानों की बात छोड़िए, मैं तो मजदूरों की कहता हूँ। मजदूरों के पास भी जो पैसा आता है वो सीधा डायरेक्ट मार्केट में जाता है, और जो पैसा मार्केट में जाता है वो सीधा इकोनॉमी की ग्रोथ को बढ़ाता है। अब मैं दूसरी बात कहता हूँ कि मूल्य सूचकांक पर महत्वपूर्ण बात करना चाहता हूँ मैं कि मूल्य सूचकांक के आधार पर सरकार कर्मचारियों को वेतन निर्धारित करती है, और बहुत सारी चीजें मूल्य सूचकांक के आधार पर निर्धारित होती है। लेकिन हम इस आंदोलन के बाद हम अपेक्षा करेंगे सूचकांक के साथ किसान के जो फसलों के भाव, जो एमएसपी है वो, और इसके अलावा किसान के घर की आर्थिक स्थिति को भी मूल्य सूचकांक से जोड़े। अर्थव्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। और दूसरी बात ये है, अब इसमें एक चीज और कहना चाहता हूँ कि जब एमएसपी सरकार बढ़ाती है, हमारे 100 रुपए बढ़ा देती है, तो उसी के साथ कीटनाशक, डीएपी और यूरिया के भाव बढ़ा के उसकी भरपाई उसी में कर देती है। विद्युत की कीमतें बढ़ जाती है, सरकार उनका पैसा भी उसमें से ले लेती है। तो अब भविष्य में मतलब सरकार पे ये दबाव आना चाहिए कि सरकार अगर हमें कुछ देती है तो हमारे जेब से ही वो ना ले। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जीडीपी और मूल्य सूचकांक, इन दोनों को अर्थव्यवस्था में कृषि के साथ इतनी ही ईमानदारी के साथ जोड़ा जितना। बिल्कुल रमेश जी, आपने महत्वपूर्ण बात की कि सरकार एक हाथ से अगर पैसा देती है तो वो दूसरी जेब से पैसा निकाल लेती है। केवल किसान के पास वो पैसा आता है और चला जाता है। जो आपने महत्वपूर्ण मुद्दा है, केदार जी भी अपने किसान संघ के जरिए इस बात को सरकार तक पहुंचाएंगे, और मुझे लगता है कि जो सरकार के नुमाइंदे इस चर्चा को कभी सुनेंगे, देखेंगे, तो जरूर वो इस पर विचार करेंगे। संदीप जी, ये मुद्दे की बात है कि अगर किसानों का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार 150 रुपये बढ़ाती है, तो वो बढ़ाने के साथ ही उसकी वापसी का भी इंतजाम कर देती है। वो डीएपी का रेट बढ़ा देती है, वो यूरिया का रेट बढ़ाती है, और वो बिजली की दर बढ़ा देती है। तो एक हाथ से किसान को पैसा देती है और दूसरे हाथ से उसी क्षण उससे वापस भी लेती है। वो बेचारा उसका सुख ले भी नहीं पाता है। ये कहीं ना कहीं इस बात की भी
चर्चा होनी चाहिए कि जो पैसा बढ़ता है कम से कम किसान की उन सब चीज़ों को मूल्य सूचकांक से जोड़ा जाना चाहिए, ताकि जो समर्थन मूल्य आप खैरात के रूप में देते हैं, आप एहसान के रूप में देते हैं, वो एहसान के रूप में ना हो, बल्कि जैसे वेतनमान होता है कर्मचारियों का, अधिकारियों का, उस वेतनमान की तरह एमएसपी को भी जोड़ दिया जाए कि अगर बाजार महंगा हुआ है, डीएपी, यूरिया, डीजल, पेट्रोल महंगा हुआ है, बिजली महंगी हुई है, तो किसानों को इस बार एमएसपी 100 रुपये नहीं बल्कि 200 रुपये, 250 रुपये, जितनी भी उसकी दरकार है, जरूरत है, उतनी बढ़नी चाहिए। आपकी राय? देखिए राघवन जी, बात ये सही है, जब महंगाई बढ़ती है तो आप कर्मचारियों की और तमाम सेक्टर्स, प्राइवेट सेक्टर्स में भी वेतन भत्ते और बढ़ जाते हैं। महंगाई दर हर 3 महीने में लगती है, अगर हम देखते हैं तो प्राइवेट सेक्टर में कई जगह और भी लगती है। तो किसानों के साथ ऐसा अन्याय क्यों? वाकई में अगर सरकार ऐसा करती है कि एमएसपी आप तय कर लेते हैं और किसान को बढ़ी हुई महंगाई, जैसे खाद का है, बिजली का है, ये अलग से कोई बोनस की व्यवस्था कर दे सरकार, क्योंकि है तो आखिर हमारे ही लोग ना। जैसे आप कर्मचारियों को उस सुविधा का लाभ देते हैं, अगर सूचकांक से जोड़ देंगे तो किसान की आय बढ़ जाएगी। किसान की अकेली आय नहीं बढ़ेगी, उस आय से, जैसा अभी रमेश जी कह रहे थे, सिरोही जी कह रहे थे कि ये पैसा बाजार में जाता है। जब बाजार में जाता है तो और चीजें बढ़ती हैं, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था बढ़ती है। तो कुल मिलाकर के सरकार को एमएसपी के साथ जो ये बात सामने आ रही है कि सूचकांक से जोड़ने के लिए या जो चीजें महंगी होती हैं उसके समानांतर कोई व्यवस्था, ये किसान नेता बेहतर तरीके से बता सकते हैं, लेकिन ये समानांतर व्यवस्था करने की भी जरूरत है। तब किसान आर्थिक तौर पर मजबूत होगा। नहीं तो आपने एक जेब में पैसा डाला, दूसरे से निकाल लिया, वो सिर्फ देख सकेगा पैसे को, तो कम से कम वो केवल आते आते पैसे को देखता है कि पैसा आया और चला गया। केदार जी, समय कम है, अगर हम आधा मिनट में बात करेंगे तो बातचीत का एक छोटा सा महत्वपूर्ण दौर और हो सकता है। आज़ादी के बाद से हम बात करें तो जिस तरह से वेतनमान बढ़े हैं, तनख्वाहें बढ़ी हैं, उस हिसाब से किसानों की उपज का मूल्य नहीं बढ़ा है। क्योंकि किसान की उपज, अगर किसान 30 रुपये क्विंटल गेहूं बेचता था आज से 40 साल पहले, 50 साल पहले, 60 साल पहले, तब डीजल पेट्रोल के दाम जिस रफ्तार से बढ़ रहे थे, उस रफ्तार से किसान के गेहूं, चने, चावल के दाम नहीं बढ़े हैं। मुझे लगता है कि ये तुलना करके जरूर इस चीज़ को वर्तमान से जोड़ने की जरूरत है कि किसान की उपज बढ़ रही है, किसान को उपज का मूल्य कम मिल रहा है और किसान जो चीज़ें खरीदता है वो महंगी होती जा रही है। इस पर आपकी बहुत संक्षेप में सटीक राय। देखिए, ये बिल्कुल सही कहा आपने कि जो हमारी लागत है वो बढ़ती जा रही है और जो उत्पादन का मूल्य मिलना चाहिए वो कम होता जा रहा है। इसी कारण देश में जो किसान है उनके ऊपर 14 लाख करोड़ का कर्ज है। इसी कारण आत्महत्या है। और आप देख रहे हैं, हम लोग अभी आंकड़े आए कि देश की 50% जो जनसंख्या उसके पास आमदनी शून्य है। इसका मतलब यह है कि जो हमारा लागत और उत्पादन है उसके दोनों के बीच में बैलेंस नहीं है। इसका बहुत साधारण कैलकुलेशन अभी दिया है, योगेंद्र यादव जी ने एक कैलकुलेशन कराया था उनकी जय किसान टीम से। 36 से 40 हजार करोड़ रुपया अगर किसानी मार्केट में डाला जाता है एमएसपी पर जी, तो ये भारत के किसानों के लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी दे जाएगा और ये भारत के किसानों के लिए संपन्नता और सुख की तरफ जाएगा। जो ये आर्थिक तंगी के चक्रव्यूह में फंसा है उससे वो बाहर निकल सकता है। केदार जी, जो सरकार से आप लोगों की चर्चा हुई है उसमें सरकार का इस मुद्दे पर क्या रुख है? देखिए, सरकार का रुख पॉजिटिव है, इसीलिए सब लोग सरकार पे विश्वास करके जा रहे हैं। 3 महीने का मोहलत दिया है क्योंकि एमएसपी की कमेटी बनाना, जैसे रमेश साहब जानते हैं, बड़ा टिपिकल काम है क्योंकि इसमें इंटरनेशनल इश्यूज भी हैं, डोमेस्टिक है, राज्य सरकार है, एक्सपर्ट्स है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपका ट्रांसपोर्टेशन है, खरीदी है, स्टोरेज है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन है, बहुत सा लंबा चेन है। तो इस पे एक अच्छी और सक्षम कमेटी बने, तो उसके लिए किसान नेताओं ने सरकार को समय दिया है। दोनों हाथ से इस बार ताली बजी है। उम्मीद है कि ये बड़ी फ्रूटफुल रहेगी। चलिए, उम्मीद है सब कुछ अच्छा होगा। रमेश जी, आपकी टिप्पणी। राघवन जी, मैं अभी कीमतों की वृद्धि की बात आपने की थी, इस पर महत्वपूर्ण बात कहना चाहता हूं कि सरकार को अब ये मान लेना चाहिए कि देश की अर्थव्यवस्था में कीमतों में जो वृद्धि होती है उसका कुछ ना कुछ तो आधार होता है। सरकार बिल्कुल, मैं आपकी बात को नटशेल में करना चाहूंगा। केदार जी, जो लागत किसान को आती है, अपन सिर्फ गेहूं को ले लें, गेहूं का बाजार मूल्य कितना होना चाहिए, गेहूं की एमएसपी कितनी होनी चाहिए? अभी 2000 के आसपास है, क्या वो 2500 3000 होना चाहिए? 3-3.5 रुपए किसान को अगर गेहूं का मूल्य मिलता है तो वो उसके लिए। रमेश जी, आपकी क्या राय, क्योंकि आप खुद किसान हैं, एमएसपी कितनी होनी चाहिए गेहूं की, कम से कम जो 2000 है अभी? गेहूं की कम से कम राघवेंद्र जी एमएसपी 3000 होनी चाहिए। जी, संदीप जी, आपको क्या लगता है एक उपभोक्ता के नाते?
मेरा तो मानना ये है कि जिस रेशो में हम लोगों की तनख्वाह बढ़ती है, कर्मचारी की बढ़ती है, आमदनी बढ़ रही है, इसलिए अगर गेहूं 3 और 3.5 रुपए भी हो जाएगा तो बहुत महंगा नहीं हुआ, क्योंकि आज हम पिसा हुआ आटा भी 35 और 38 रुपए खा रहे हैं। चलिए, एक बात लगता है हमें कि सरकार बढ़ाए ना बढ़ाए, लेकिन हमारा पैनल ये मानता है कि कम से कम एमएसपी 30,000 रुपए के गेहूं की होनी चाहिए, क्योंकि किसान को इतना ही लागत आता है। आप तीनों मेहमानों का बहुत धन्यवाद कि आपने चर्चा में हिस्सा लिया। उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन सुनहरे होंगे और देश तरक्की करेगा और 5 ट्रिलियन जो इकोनॉमी है उस पर बढ़ेगा। बखबर में आज सिर्फ इतना ही, कल किसी और मुद्दे पर आपसे बताएंगे। तब तक देखते रहिए IND24।